के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ना। यहाँ से क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा एफ डी स्क्वायर बाई के को 4π ε0 लिख लेते हैं ना, बाई के तो 1/4π ε0, 4π ε0 ऊपर चला जाएगा ना, तो क्यू बराबर अंडर रूट एफ डी स्क्वायर 4π ε0। क्यू की जगह पर एन ही कर देना, क्यू बराबर एन ही करेंगे, एन हम लोग को निकालना है तो ई राइट साइड में चला आएगा, अंडर रूट एफ डी स्क्वायर 4π ε0 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन ही था तो एन को हम इधर रहने दिए और ई को इधर डिवाइड भी कर दिए, और सबको अंडर रूट के अंदर रखने के लिए यहाँ पर स्क्वायर बना दिए, मतलब ऑप्शन सी आ रहा है। बहुत ज़्यादा इजी था ना। हाँ बस यहाँ पर नया कंसेप्ट यही एक है, मतलब बहुत कोई क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया होगा इसलिए सॉल्व छोड़ दिया होगा इसको, नहीं तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं। नंबर पूछे इसलिए हमने वो वाला लगाया। हाँ बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था इसलिए क्यू बराबर हम ए नहीं कर दिए। क्वेश्चन समझना बोला जाता है ना कि 50% अगर समझ में आ गया ना क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मेन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ये वाला तो बन जाएगा ना। बोल रहा है कि दो ठो चार्ज रखा हुआ था, बस दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाल दिया है, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ए बराबर क्या होता है 1/4π ε0 की जगह के ε0 यूज कर लेते हैं ना जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो अब क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब वही के टाइम डिक्रीज बाई के टाइम सी हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, इसको मिटा देते हैं, ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों एक्चुअली ऑप्शन सेम दिया हुआ है, ए वाला और ए वाला। हाँ ये हमको लगता है मिस प्रिंट यहाँ पर हो गया, यहाँ पे डिक्रीज ही लिखना चाहिए था, एक्चुअली ये दोनों सेम ही लिख दिया है सी और डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, क्या देखिए तो इसमें दिया है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज Q, या मतलब यहाँ पर भी Q है यहाँ पर भी Q है और सेंटर में एक छोटा सा चार्ज Q रखा है। अब पूछ रहा है द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कोई अपने जगह से आगे पीछे हिलना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखे बीच में या फिर निगेटिव चार्ज रखे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है ना -q/4 + q/4, -q/2 + q/2 है ना, तो हम लोग को पहले चूज करना होगा कि निगेटिव साइन वाला होगा या फिर पॉजिटिव साइन वाला होगा। अगर यहाँ पर हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, दोनों रख करके बारी बारी से देख लेंगे। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव q चार्ज रख दिए, पॉजिटिव चार्ज अब रखेंगे ना तो ए चार्ज इसको रिपेल करेगा और ए वाला भी रिपेल करेगा, ए अपने जगह पर रुकेगा नहीं, भाग जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव वाला तो रखेंगे नहीं, पॉजिटिव वाला ऑप्शन खत्म हो गया। फिर हम लोग के पास ऑप्शन जो बचता है एक ए वाला बचता है और दूसरा ए वाला ऑप्शन बचता है। अगर यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देता ना कि एक -q/4 है और दूसरा 3q/2 है, -3q/2, तब चूज करना हमारे लिए आसान होता। अभी भी हम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ता। क्यों सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इन दोनों से अगर बड़ा चार्ज रख देंगे ना, मान लेते हैं हम यहाँ पर निगेटिव रख दिए, ठीक है, -q रख दिए, अब होगा क्या, ए वाला जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, बदला में ए क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू ज़्यादा रहा तो ए क्या करेगा, इसको तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से खींचेगा ना, फिर तो बैलेंस नहीं रह पाएगा। मतलब कि यहाँ वाला जो चार्ज है ना इन दोनों से ऑब्वियसली छोटा है, क्योंकि अगर इक्वल भी रखेंगे ना तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, ये ज़्यादा नजदीक है ना। इक्वल भी अगर रखेंगे तो खींच लेगा और ज़्यादा रखेंगे तो 100% खींचेगा। तो ऑप्शन नहीं बचता है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज तो होगा और होने के साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना इन दोनों से कम होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या किया है ना कि दोनों कम कम दे दिया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना और डी ले लेते हैं, ये बीच में रखा है इसलिए ये कितना d/2। अब ए इसको रिपेल कर रहा होगा के q²/d² फोर्स से, और ए वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा के q/d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d² × 4 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पर के कैंसिल,
एक तो क्यू भी कैंसिल होगा और डी स्क्वायर भी कैंसिल, मतलब ए बच गया क्यू बराबर 4q या फिर क्यू बराबर q/4। तो साइन भी डिसाइड हो गया और उसका मैग्नीट्यूड भी डिसाइड हो गया। हाँ, साइन हम लोग कॉमन सेंस लगा कर डिसाइड कर लेंगे, और नहीं तो फिर ये कर सकते हैं f1 + f2 = 0, साइन अपने आप आ जाएगा। नेट फोर्स अगर 0 करेंगे ना तो अपने आप वो निगेटिव साइन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या था, इक्वल ना करके हम लोग कर लेते f1 + f2 = 0, मतलब कि कुल मिलाकर इसको कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो उस केस में भी साइन के साथ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता दिया था, ये पहले का पूछा हुआ है, पिछला वाला पता नहीं हाल फिलहाल का शायद क्वेश्चन था, लेकिन ये 1988 का क्वेश्चन है, पर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। हालांकि ये वाला जो था थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था, और जो अभी रिसेंट वाला पूछा है वो इसके मुकाबले ईजी था। ये वाला कब का था, ये 2 बार पूछा है, 2013 और 1995 में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 1988 वाला ज़्यादा डिफिकल्ट था, वो थोड़ा इजी था। इसमें क्या बोला है, पॉइंट चार्ज +q, -q और 4q आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 3 चार्ज रखा हुआ है, +4q और इधर भी +4q है, और यहाँ पर कितना रखा हुआ है, -q। ठीक है, पहले तो हम लोग को इस क्वेश्चन में चेक करना था कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। हालांकि अब हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आ गया है कि अगर यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है ना, उसका 1/4 चार्ज अगर हम बीचों बीच डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और ये वही किया है ना। लेकिन अगर पिछला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होते तो हम लोग को पहले पता करना होता है कि इक्विलिब्रियम में है भी कि नहीं है। यहाँ पर कोई चार्ज हम लोग q' रख करके और देख लेते कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि अभी हम लोग को श्योर है, पता है कि अगर इसका 1/4 बीचों बीच रख देना तो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम में है। हमसे क्या पूछ रहा है, द ओनली -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर 2 कंसेप्ट है, एक पहले तो ये -q लिया है तो ये तो गलत हो गया, तीनों का तीनों इक्विलिब्रियम में है ना, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो सिर्फ -q बोलना सही नहीं होगा, तो इसको तो हटा ही देते हैं। अब रहा ऑप्शन ए वाला, बी और सी, ऑल द चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। इसको अगर नहीं लिखा हुआ रहता तो फिर ये दोनों सही था, तीनों का तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ऑल चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर एक नया कंसेप्ट जोड़ दिया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, इसको अगर हम लोग हिला देंगे तो वापस से यहीं पर आ जाएगा, ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर यहाँ पर रख दे, इसको थोड़ा सा हिला देते हैं तो गिर जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये जो हमारा वाला केस है ना, इसमें इस चार्ज को अगर हम लोग थोड़ा सा इधर मूव करा देते हैं ना, तो होगा क्या, ये वाला फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इसको अपने तरफ खींच लेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर थोड़ा सा उसको मूव करा देते हैं ना आगे पीछे, वो अनबैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ये रिपेल भी फिर ज़्यादा ही करेगा ना, फिर हम लोग को निकाल के देखना पड़ेगा ना। ये वाला लेंथ हम लोग फिर 1 से ज्यूम कर लेंगे, और ये वाला लेंथ टोटल ए गिवन है, इन दोनों के बीच का लेंथ ए है ना, टोटल लेंथ 2a है, तो ए वाला फिर जो हो जाएगा a + x, ऐसा हो जाएगा ना। नया डिस्टेंस a + x, अगर इसको x से जूम कर लेते हैं तो a + x, अब निकाल के देख लेंगे दोनों फोर्स इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर अगर F1 निकालेंगे तो 4q k इंटू 4q का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, d² ना, a + x का होल स्क्वायर। F2 निकालेंगे तो k इंटू यहाँ पर -q है और एक +4q है और डिवाइडेड बाई x²। डायरेक्ट कैसे लेंगे, तो थोड़ा सा आगे मूव करा दिए, हाँ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए ना। और फिर ये देखना पड़ेगा क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है। मैग्नीट्यूड ले लेंगे, निगेटिव साइन को हटा देंगे, नहीं हो पाएगा ना, किसी कंडीशन में नहीं होगा। हाँ, नीचे वाला a जो है ना, ये ज़्यादा हो जा रहा है, a + x, और नीचे सिर्फ x है। ऐसे अगर नंबर लेकर के हम लोग टेस्ट करें ना, इजीली आ जाएगा। कोई डिजिट लेकर के अगर हम लोग चेक कर ले तो इजीली आ जाएगा।
हाँ डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट में चले ना। इसमें क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h। एक हाइट h पर हम लोग ले लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, रेस्ट से आ रहा है ना 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। दूसरा केस में क्या दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दिया। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन नीचे की ओर आ रहा है, हाइट अभी भी h ही रखा है, इलेक्ट्रॉन की जगह बस प्रोटॉन ले लिया है, u अभी भी क्या है 0 ही है। ये डिस्टेंस दोनों ही केस में h है। निकालना क्या है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन। दोनों का टाइम निकालना है कि नीचे गिरने में किसको कितना समय लगेगा। टाइम निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये बस हम लोग को पता करना है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग क्या पता करना है, इसमें सिर्फ अननोन क्या है, ए का वैल्यू अननोन है। यहाँ पर u भी 0 दे रखा है ना, तो सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। h तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग का जो टी स्क्वायर आएगा ना 1/a, या फिर t जो आएगा 1/√a। मतलब टाइम और एक्सेलरेशन में इन्वर्स रिलेशन आने वाला है ना, मतलब कि जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा। अब देख लेते हैं दोनों का एक्सेलरेशन निकाल के, किसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। पहला वाला केस में इस पर फोर्स किधर लगेगा, एक तो mg नीचे लगेगा ना, और qe किधर लगेगा, ऊपर या नीचे। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट नेगेटिव साइन होता है ना, मतलब कि QE भी इसमें नीचे ही लगेगा, Q ही लिख देते हैं इसको। ठीक है। इसमें दोनों का दोनों नीचे लग रहा है फोर्स, A F के बराबर होगा। अगर यहाँ से इक्वल टू mg कर लेते हैं तो A आ जाएगा mg प्लस QE इज इक्वल टू m इंटू A, या यहाँ पर G प्लस QE बाई m इज इक्वल टू A। इसका एक्सेलरेशन A आ रहा है ना। सेकेंड वाला में फोर्स किधर लगेगा, mg तो नीचे ही लगेगा, नहीं ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन हो गया ना पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन, नीचे ही लगेगा, प्लस QE इज इक्वल टू ma, यहाँ पर लिखेंगे G प्लस QE बाई m इज इक्वल टू A। दोनों में एक्सेलरेशन निकल गया। अब गेस कर सकते हैं दोनों में एक्सेलरेशन में बड़ा कौन होगा, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मास है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नीचे मास ऑफ प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो ए वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। और टाइम का जो रिलेशन है उल्टा है, तो हम लोग यहाँ पर बस साइन चेंज कर लेते हैं, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन टाइम ऑफ प्रोटॉन। आंसर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलर। ये इसमें यूज करना था। मतलब ए बराबर की भी ठीक से लगाना आता है सबको कि नहीं, ये चेक कर रहा था, है ना, क्योंकि बस फोर्स का डायरेक्शन उल्टा करेंगे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। डायरेक्ट मतलब जो हल्का है वो जल्दी कैसे, इक्वल वाला तो होगा नहीं। एक को 5 टाइम दिया है, एक 10 टाइम ग्रेटर दिया, लेकिन दोनों का दोनों ग्रेटर ही है ना। लेकिन एक कैसे पता चलेगा ग्रेटर और स्मॉलर बिना इस इक्वेशन के। मतलब इसमें वही कर रहे हैं कि mg को इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, बाकी तो सारा कुछ वही करना पड़ रहा है ना। mg को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन फाइनली ये सब तो हम लोग को करना ही पड़ता। फिर t और a के बीच रिलेशन तो लाना ही पड़ता, एक्सेलरेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा। ये सिंपल एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा, है ना। अब इसमें एक गेस करना होगा कि एक्सेलरेशन किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। जिसका मास ज़्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, उल्टा होता है ना।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब मास जिसका कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो एक करना ही पड़ेगा, नहीं पता चलेगा वैसे। अगर ऐसे सिंपल रहता ना कि जिसका मास ज़्यादा है वो जल्दी तेज़ी से नीचे गिरेगा, तो उस केस में फिर हम लोग डायरेक्ट सोच सकते थे, लेकिन यहाँ तो इन्वर्स आ जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इग्नोर करेंगे तो एम को इग्नोर कर सकते थे, बाकी सब कुछ करना ही पड़ेगा। नोट हो गया? डाल देंगे ग्रुप में, तो वीडियो भी तो है ही, डाल देंगे ग्रुप में। इसमें दे रखा है टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक कार है जो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। फोर्स कितना इस पर लग रहा है? क्यू वी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर ये मूव कर रहा है, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी लगेगा। ड्यू टू द फोर्स क्यू वी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6। यहाँ पर यू कितना दे रखा है? 0, और भी कितना? 6 इन 1 सेकेंड। टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अब बोल रहा है कि फील्ड का जो डायरेक्शन है ना वो उल्टा हो गया। क्या हो जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब जो एक्सेलरेशन हो रहा था अब डिक्लेरेशन होना शुरू हो जाएगा। जो वेलोसिटी इसका बढ़ रहा था अब क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। घटते घटते एक पॉइंट पर आकर के 0 हो जाएगा। लेकिन 0 कितना टाइम में होगा? 1 सेकेंड या 2 सेकेंड? 1 सेकेंड। सेम ही है, 1 सेकेंड। अगर यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड लगा है ना, तो यहाँ से वापस आने में भी 1 ही सेकेंड लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ना कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more सेकेंड, 2 सेकेंड तक मूव किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 हो गया होगा। अब ये वापस से रिटर्न जाने लगा होगा और फिर 1 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गया होगा रिवर्स में। अब फिर से इसका यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया होगा? 6, और यहाँ पर 0। 1 सेकेंड इसमें भी लगा होगा इसको। 3 सेकेंड का पूरा डेटा मिल गया। अब आगे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही हो रहा है, ये तो मतलब कैंसिल ही हो जाएगा ऊपर और नीचे वाला। पहले यहाँ से यहाँ एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर कर देते हैं। हाफ ए का वैल्यू कितना होगा? वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 6 आ रहा है ना ए का वैल्यू, ये 0 प्लस हाफ ए का वैल्यू 6, टी का वैल्यू 1, कितना आ गया? 3। तो सब में इसमें भी 3 लगेगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो जो एवरेज हम लोग का वेलोसिटी आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 बाई टोटल टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड। 3 ना, टोटल टाइम लेना पड़ेगा ना। और एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 9, 1 और 3 ना, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन यही हो सकता था कि सेकंड वाला पार्ट ए वाला ठीक से सब करता है कि नहीं करता है। हो सकता है कि लोग ले लेते 2 सेकंड इसी में, हाँ वो दिमाग में लाना होगा कि हो सकता है कि बीच में ही रुक गया होगा। या तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो गाड़ी बस वहीं पे खड़ी हो गई, रिवर्स हो जाए। ये सोचते हैं। हाँ ये भी सोच सकता है कि रिवर्स ना हो, वहाँ पर फाइनल 0 कर दें 2 सेकंड में। ठीक है ना, इसको सेव कर लेना, नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में एक तो चार्ज m मास का इस तरह से रखा हुआ है। इनिशियल u क्या होगा? इसका 0 होगा। फोर्स कितना लग रहा होगा? QE, मतलब एक्सेलरेशन होगा QE बाई m ना। ये डिस्टेंस कितना कवर किया है? y ना, y डिस्टेंस कवर किया है। द काइनेटिक एनर्जी अटेंड, बोल रहा है कि यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? u प्लस एटी करके निकल जाएगा ना, कि नहीं निकलेगा? टाइम नहीं दिया हुआ है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2ay, तो वी स्क्वायर कितना आ गया? 2ay। ए बराबर है QE बाई एम। अब काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये है ही
सर ऑप्शन ए हो ये आ रहा है ना 2y QE बाई एम है ना QYE ऑप्शन ए। एक और तरीके से बन रहा था यहाँ पर अगर हम लोग वर्क डन इसका निकाल लेना, फोर्स पर आवर कितना होता है W बराबर F इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, और F बराबर कितना QE इंटू आई। ऐसा बहुत सिंपल बन गया था। दिमाग में आने का होता है ना। वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन एनर्जी जो होगा वही वर्क डन होगा। इनिशियल में एनर्जी 0 था, फाइनल एनर्जी वो है, तो बस ये डिफरेंस है। ये वैसा नहीं है, एक तो मतलब पहेली टाइप का होता है, जाने का बहुत सारा रास्ता है। अब गलती से कौन कौन सा रास्ता पकड़ लिया ये बोला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है किसी का मार्क्स कम आया तो पढ़ने में वीक है, बस एट द टाइम उस समय उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आया। वर्क एनर्जी थ्योरम से वेलोसिटी कैसे निकलेगा? हाँ, तो ये मतलब फिर वही हाफ एमबीएस पर करना होगा ना, इक्वल टू। लेकिन इससे भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वेलोसिटी निकालेंगे किस लिए, वो तो निकालना है नहीं। कोई क्वेश्चन दिया हो तो तब हाँ कर सकते हाँ, वो निकालते हैं हम लोग उस तरह से। और इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा है, हम दिखाएंगे अगला वाला कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है ना, उसमें पूछा है जो वर्क एनर्जी थ्योरी से सॉल्व होता है। हैं। और भी तो मोमेंटम का कंजर्व करके तब भी हम बना सकते हैं। और क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा है, कुछ उस टाइप से ही दिया हुआ था, यहाँ से छोड़ा गया है, फाइनल याद नहीं है। वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और वो बनता है इसी थ्योरी से, मतलब वो बनता है एनर्जी कंजर्वेशन वाला से। उसका इसका तो मतलब एक और तरीका था है कि इसको यूज करके बन जा रहा है, वो इस टाइप से बनेगा भी नहीं वो वाला, जो एक और है आगे दिया हुआ। नेक्स्ट में चले ना। एक्चुअली ये जो एग्जाम है ना पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, मतलब लास्ट 20% का हम बात करें ना, लास्ट 20% स्टूडेंट, हमको लगता है सबका लगभग लगभग ऐसा नहीं, कोई वीक नहीं होता है, लेकिन उसमें सिलेक्शन मात्र 3 से 4% का होता है। वही प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहाँ पर उसके दिमाग में अभी क्या आया, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 4-5-6 तरीका है, ठीक है। अब कौन तरीका से वो घुस गया अंदर, अब होता है ना, वो एक तो पहली वाला वो रहता था ना, वो इस टाइप से बहुत सारा बना हुआ रहता था, अब बाहर निकलना रहता है उसमें से, नहीं एक तो पजल टाइप का और रहता है। तो वही है कि मतलब एक आदमी यहाँ से घुसेगा तो सब सेम रास्ता से, लेकिन कौन किस में अंदर जा करके मूव कर गया एक कहना मुश्किल है ना। सब यहीं से मूव कर घुस रहा है। हाँ, वही होता है, किसी का तुक्का लग गया, वो एक ही बार में बाहर निकल गया और कोई फंसा हुआ है बीच में। तो वही होता है एग्जाम। 100 में से सिलेक्शन होता है 2 या 3 का, लेकिन 100 में 20 जो होता है ना, वो लगभग इक्वल टैलेंट होता है, सबका लगभग इक्वल पढ़ाई रहता है, तो वही लक बोलते हैं। हालांकि ये जो 20% रहता है ना, वो कभी फेल नहीं होता है, जिस फील्ड में जाएगा ना वो लोग सक्सेस होना ही होना है उसको, क्योंकि वो टॉप 20% जो होता है ना, एक्चुअल में वो मेहनती होता है। तुम कोई भी काम उससे करवा लो, वो अच्छा से ही करेगा, और अच्छा से करेगा तो सक्सेस होना ही है, कोई भी फील्ड में काम कर लो। इसमें दे रखा है द गिवन फिगर गिव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। यहाँ पर 2 चार्ज Q1 और Q2 है। पूछ रहा है कि इसमें से सही कौन सा होगा, व्हाट आर द साइन। ये बहुत सिंपल था ना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा बाहर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज से हमेशा अंदर। तो दोनों में यहाँ पर अंदर ही जा रहा है, मतलब दोनों का दोनों क्या है, निगेटिव है। तो आंसर सी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डिफिनेशन क्या होता है? नहीं, डिफिनेशन एक पर्टिकुलर एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर कितना निकल रहा है ना, परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। I बराबर क्या हो जाता है, Q/ε0। जब ये डिफिनेशन दिया ना, ये मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली किसी क्लोज सरफेस से, तो फिर उससे पूछा गया कि गिनेगा कौन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, तो उसको गिनने को बोला, गिनने की जरूरत नहीं है, बस ये फार्मूला अप्लाई कर देना है ना। तो एक तो ए हम लोग यूज करते हैं, या फिर दूसरा E इंटू एस यूज करते हैं ना। एस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जितना सरफेस एरिया है। डॉट क्यों देते हैं, डॉट देने के पीछे रीजन अभी बताते हैं। जैसे डिफिनेशन जो है ना, बोल रहा है कि परपेंडिकुलर कितना निकल रहा है, उसको सिर्फ काउंट करना है,
अब यहाँ पर है, यहाँ पर एंगल थीटा दे रखा है, ये सब परपेंडिकुलर तो बाहर नहीं निकल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस ई को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। ई ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे ई कॉस थीटा आ रहा है ना, और ऊपर में ई साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर कौन पार कर रहा है, ये वाला, तो इसीलिए हम लोग एस इंटू या फिर एरिया इंटू ई कॉस थीटा लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ए डॉट ई हो जाता है ना। तो हम लोग दो फार्मूला यूज करते हैं, एक तो ई डॉट एस और एक तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ई डॉट एस तो होगा ही होगा, है ना, लेकिन एस के जगह पर क्या ले लिया है यहाँ पर, एल स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया जो इसका है ना, बुलाई लंबाई और चौड़ाई दोनों, साइड एल है तो ये तो होता ही है, ए की जगह एल स्क्वायर। हाँ बस एल स्क्वायर, ये जो है ना दोनों इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया, तो ई एल स्क्वायर डॉट एल स्क्वायर, और कॉस थीटा आ गया, तिरछा है इसलिए ना। ठीक है, सिंपल था। फ्लक्स वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा आसान ही रहेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इसमें क्या है, लेंथ इसका एल है ना, ए वाला एल है और ए वाला कितना हो जाएगा, L/2। ऊपर से तो निकल ही नहीं रहा है ना, ऊपर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो नहीं रहा है, लोअर हाफ में पास हो रहा है। फार्मूला तो वही लगाएंगे ना, ई इंटू एरिया, और ई वैसे भी परपेंडिकुलर ही है, ई इंटू, हाँ परपेंडिकुलर तो है, तो कॉस थीटा लगाने की जरूरत है नहीं। और एरिया जब लिखेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू, एल बाई टू, एल इंटू L/2, ये लंबाई हो गया और ये इसका चौड़ाई हो गया। ऊपर पास ही नहीं रहा तो नहीं काउंट करेंगे, ऐसे ही दे रखा है, तो EL²/2 सी आ गया। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या दिया है, उसके बाद ट्राई करते हैं। 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस 2q और प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट x0 y(a) z0। अच्छा z0 यहाँ तीनों में दिया है, तो z को हटा ही देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ x y मान के चलते हैं। x0 y(a), ये x हो गया, ये वाला y हो गया, ये x हो गया। पहला वाला कहाँ रखा हुआ है, y बराबर a पर, यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है। फिर दूसरा ओरिजिन पर, ओरिजिन पर माइनस 2q रखा हुआ है। तीसरा एक्स इक्वल्स टू ए पर, x बराबर a पर ना, यहाँ पर प्लस क्यू ना, ठीक है। सर बहुत इजी है, माइनस क्यू तोड़ो, एक इधर आएगा डाइपोल, एक इधर आएगा डाइपोल। एक किधर आ रहा है, प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन होता है ना, हाँ, इधर माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस, हाँ माइनस से प्लस की ओर हो जाएगा। एक इधर और दूसरा ये तो इधर, एक इधर है और दूसरा इधर है। P बराबर कितना हो जाएगा, QE ना, Q इंटू ए हो जाएगा ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस a दिया है, Q इंटू ए, दोनों का रिजल्टेंट बस निकाल देना है। p² प्लस p² का अंडर रूट ना, तो √2p, मतलब कि √2 इंटू पी के जगह पर QA। √2 QA कहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला along द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। अच्छा √2 QA 3 गो में दिया है ना, along x डायरेक्शन होगा नहीं, along y डायरेक्शन होगा नहीं, तो फिर एक तो वही बच रहा है। ऐसे ए जो दिया है ना, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, मतलब एक पॉइंट ए सही सर, सही है वो एक्स पॉइंट और दूसरा ए मतलब कि ए वाला ना, तो ये वाला सही हो गया। इसमें क्या दे रखा है, ए पॉइंट चार्ज Q लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल ले लेते हैं, प्लस Q और माइनस Q, और बोल रहा है Q पॉइंट Q, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, कोई पॉइंट है Q, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इसको चार्ज नहीं मानना है। पॉइंट Q लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम डाइपोल इज R, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, R दे रखा है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, यहाँ पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मतलब वही डाइपोल वाला पूरा ज्यादा बड़ा दिया है तो उसको पॉइंट चार्ज नहीं। डाइपोल में एक्चुअली डिस्टेंस बहुत कम ही होता है हमेशा, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला हमेशा बहुत ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में। ये जो है ना, ये लेंथ हम लोग 2D मान लेते हैं, है ना, इजी करने के लिए।
तो ए वाला यहाँ से यहाँ तक डी और यहाँ से यहाँ तक डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाला। हाँ वही इक्वेटोरियल वाला पूरा केस। अब वही हम लोग को उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हम लोग जो नॉर्मल थ्योरी जानते हैं सॉल्व कर लेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इनका रिजल्टेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा ना। कितना हो जाएगा, पहला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालेंगे, E1 बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर ना। E2 वो भी सेम ही आएगा, बस डायरेक्शन का फर्क है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब E1 और E2 दोनों इक्वल ही रहेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कितना है, x ले लेना, ए वाला x ले लेते हैं। हाँ अभी के लिए क्या किए, दोनों को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा एज्यूम कर ले तो नीचे ई कॉस थीटा होगा ना, ई कॉस थीटा, और ऊपर में ई साइन थीटा। इस डायरेक्शन में ए वाला एंगल थीटा है, ए भी एंगल थीटा ही रहेगा, ठीक है ना, दोनों सेम एंगल रहेगा। ए वाला थीटा है तो फिर ए वाला भी थीटा ही हो जाएगा ना। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ऊपर में ई कॉस थीटा और नीचे में ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, और इधर 2e कॉस थीटा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल ओवरऑल मिला करके आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, बी बाई एच ना। हाँ वही बी बाई एच, एच के जगह हम लोग बेस कितना है, अंडर रूट ए वाला हाइपोटेनस ए वाला बन रहा है ना, ए वाला हाइपोटेनस है तो ए डी स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट ना, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब हम लोग ई टोटल अगर हम लोग निकाल लें, 2 इंटू ई के जगह पर क्या था, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, और इंटू डी बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम लोग का टोटल वैल्यू आ रहा है 2 के क्यू डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, 3/2 ना, 3/2। अब इसमें कौन बहुत ज़्यादा छोटा है, डी ना, डी वो डायपोल के बीच का जो लेंथ रहता है ना वो बहुत कम रहता है, ऐसे इसमें लिख भी दिया है ना, इसको इग्नोर कर देंगे, बच जाएगा 2 के क्यू डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर खत्म आर क्यू, हाँ आर क्यू। अब हम लोग P किसको बोलते हैं, P बोलते हैं 2D इंटू क्यू को, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू चार्ज को P बोलते हैं। तो ये बच जाएगा कितना, 2P बाई आर क्यू, प्रोपोर्शनल टू D वाला ना, P ऊपर R के पावर -3। अब ऐसा ऐसा टोटल 6 फार्मूला है, कितना हम लोग याद रखेंगे, है ना। ये जो डायपोल वाला है एनीवेयर, हाँ एक तो एक्सिस वाला और एक तो इक्वेटोरियल वाला, एक तो एनीवेयर वाला, 3 गो हो गया। तो 3 गो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और फिर 3 गो हो जाएगा पोटेंशियल के लिए, 6 गो। अब एक क्वेश्चन बीच में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, 6 फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, तो इग्नोर ही कर देते हैं, याद ही नहीं रखेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो गया तो अलग बात है। ज़्यादा समय तो नहीं लगा है, और तो हम समझा रहे हैं तब, नहीं तो जो सॉल्व करने वाला वो स्टार्टिंग में इसको खत्म कर देगा, जो इग्नोर करना है डी वाला। जो याद हो जाए ठीक है, हम बोल रहे हैं कि मतलब अलग से टाइम देके याद नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर याद हो गया तो ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते बहुत सारा याद हो जाता है। हाँ नहीं, बहुत कोई होता है कि मतलब ये सारा फार्मूला याद कर लेना है, तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी जाओ, कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर हम देखें ना तो पूरा अभी तक में
अगर 25 साल का लेकर के चले ना PYQ, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, एक तो ए वाला और एक हाफ रिंग वाला डायरेक्ट दिया है, और बाकी कहीं कहीं पर वैसा मिलता ही नहीं है। और कितना सारा है, मतलब उस टाइप का अगर फार्मूला देखे ना, भरा पड़ा है 2 चैप्टर में। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, एक डायपोल इज प्लेस्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है कितना, 2 × 10⁵ ना, ए ई का वैल्यू। तो ये टॉर्क ना पूछ रहे, टॉर्क पूछ रहा है, ये डायपोल हो गया ना, लेंथ पूछ रहे, डायपोल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क 4 न्यूटन। द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। टॉर्क कितना होता है, P sin थीटा। टॉर्क बराबर P sin थीटा, और P बराबर क्या होता है, Q × D ना, Q × D × इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 × 10⁵। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 ना। टॉर्क कितना दिया है, 4 न्यूटन। Q का भी वैल्यू दे दिया है क्या, D दे दिया है ना, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। कितना, 2 ना, न्यूटन मीटर है ना यहाँ पर, मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर यहाँ पर मीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/100 ना, यही ना। अब निकाल लेंगे कितना आ रहा है Q का वैल्यू, मतलब कि 4 = आ रहा है Q × 10⁵, में से 2 खत्म, 3, तो Q बराबर आ गया 4/1000 ना। 2 ए वाला, अच्छा ए नीचे यहाँ पर 2 लिख देना, तो आ गया 2/1000। इतना कूलम्ब आ रहा है, 2 to the power -10⁻³ 2 आ जाएगा। मिली में कन्वर्ट कर दें, ए वाला है ना, मिली में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मिली कूलम्ब, एक्चुअली इतना 1 कूलम्ब आ रहा था, मिली कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। कोई ऊपर ले जाएंगे तो -3 कोई मिली, हाँ वो भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ करना आता है किसी को, टॉर्क बराबर P sin थीटा, कितना है, अभी कर लेते हैं इसमें। ये वाला डिस्टेंस कितना ले ले, 2D ले लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा हो गया, और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q, और एक यहाँ पर, इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव ले लेते हैं। इस पर फोर्स इधर लगेगा QV, और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में ना, QV। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब QV इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है एक्सिस से, मतलब कि ए वाला डिस्टेंस है ना। तो ए वाला तो लेंथ D है ना, 2D का D है बचा ना, तो D cos थीटा A और D sin थीटा A, तो हम लोग यहाँ पर D sin थीटा लिख देते हैं। और वैसा ही एक नीचे भी लग रहा है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया 2Q × D, मतलब कि P E sin थीटा, मतलब कि P × E, ठीक है ना, P × E। बस टॉर्क बराबर P sin थीटा, मतलब टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना है। बेसिक होता है कि हाँ, और एक ही लाइन में नहीं लग रहे तो F नेट जीरो, टॉर्क नेट जीरो नहीं होगा, और बस L लेके L sin थीटा L cos थीटा दोनों को ऐड कर दिया, बस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और कुछ है नहीं इसमें। तो ये भी हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है ना, है तो बहुत छोटा फार्मूला, याद तो ऐसे हो ही जाएगा ना भी याद करेंगे तो, लेकिन अगर भूल भी गए तो बेसिक बना हुआ तो उसी सबसे जो मेन जो हम लोग का फार्मूला था, फोर्स बराबर QV वाला इसमें यूज हुआ है, और F बराबर QV रिलेशनशिप में हम लोग पढ़ ही चुके हैं फार्मूला। इसमें क्या दे रखा है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली।
स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर है मतलब बाहर हॉलो ले ले या फिर बाहर ही कोई भी ले ले, ये चार्ज तो सारा ऊपर ही रहेगा ना। 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब बाहर से पूछ रहा है। अलग पॉइंट चार्ज मान लेते कि के क्यू बाई एक्स स्क्वायर निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10⁻9, क्योंकि जब बाहर रहता है तो हम लोग उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। 15 का स्क्वायर इंटू 100, 15/100 का स्क्वायर होगा ना। आर स्क्वायर करेंगे तो 15/100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 इंटू 3.2 ये कितना 225 आता है। 15 का स्क्वायर 225 ना, और 10 वाला में बच गया 9, 9 में से 7 गया तो 9 में से 7 गया 2 ना, और कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 और ए प्लस 4 उसको सॉल्व करेंगे सर आएगा हमारा 0.128 इंटू 10⁻, 9 4 13 में 7 गया 6। कौन सा ऑप्शन ये 5 वाला मैच करेगा ना। 1.28 इंटू 10⁵। 10 से मल्टीप्लाई किए तो 1.28 हो गया, डी हो जाएगा। नहीं शुरू में भी हम लोग शुरू का जो 12-13 क्वेश्चन किया वो सारा डिफरेंट था। मेन ये पूछ रहा है जहाँ से ना गॉस लॉ और ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं, हालांकि ये 2020 का है, नया क्वेश्चन नहीं है। जितने क्वेश्चन देखे उसमें एक तो वो था जो ये स्ट्रिंग वाला था, वो 3-4 टाइप थे उसके। हाँ स्ट्रिंग वाला पूछा है। शुरू का जो 12-13 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, जहाँ से गॉस लॉ स्टार्ट हुआ है ना वहाँ से सारा इजी इजी है। A thin conducting ring of radius r is given a charge plus q, ठीक है, इसे प्लस क्यू चार्ज दिया। The electric field at center O of the ring due to the charge on the part A की B, A के B, इसके वजह से पूछ रहा है आर्क वाला। ऑफ द रिंग इज E, बोल रहा है कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो E है, A के B, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना हो रहा है E हो रहा है। The electric field at the center due to charge on the part ACDB, तो इन तीनों की वजह से कितना होगा। ये कुछ और पूछा है, बोल रहा है कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इन तीनों की वजह से कितना होगा। ए वाला और ए वाला कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ इसके वजह से, तो इसके वजह से इधर हो जाएगा। ओके जरूरत ही नहीं है। कि वैसे अगर पूछे, अगर वैल्यू पूछे तो हम वैसे कर सकते हैं, जो आर का होता है आर वाला फार्मूला हो जाएगा, लेकिन वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कभी। हम लोग याद करके उतना रखते हैं लेकिन नहीं पूछता है कभी। ऐसे बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। तीनों हाँ सबका जोड़ लेंगे तो 0 हो जाएगा, सबका जोड़ेंगे तो 0 होगा। ये इतना हिंट दे दिया, बस इसका कैंसिल कर देना था और इसकी वजह से निकाल देना था। ये पूछा है हाफ रिंग वाला। ये हो जाएगा सॉल्व। बिना फार्मूला देके ट्राई करना है इसको, कूलम लॉ का यूज करके सॉल्व करना है ना। और कूलम लॉ जब भी लगता है तो पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। एक छोटा सा पार्ट हम लोग को लेना पड़ेगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। थीटा एंगल पर ये वाला डी थीटा का ये बना रहा है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा ना। और इसका अगर दो पार्ट करेंगे तो इधर ई साइन थीटा ना और इधर ई कॉस थीटा।
अगर इसके इधर लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक ई साइन थीटा एक ई कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा वाला पार्ट हट ही जाएगा, सिर्फ ई साइन थीटा बचेगा। सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, डी के लिए फॉर्मूला के क्यू स्क्वायर ना, के क्यू बाई आर ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर दे रखा है ए दे रखा है ना, और बस यहाँ पर हम लोग को क्यू की जगह पर डी क्यू ले लेना है। हम लोग क्या जानते हैं, लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाई एल ना, या फिर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा डी एल, यही ना। dx और dx का वैल्यू d थीटा। डी एल हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, इसका लेंथ कितना है डी एल, तो हम लोग का जो डी क्यू आएगा ना वो लैम्डा इंटू डी एल के बराबर आ जाएगा। और हम लोग तो और फार्मूला पढ़ चुके हैं, थीटा बराबर एल बाई आर ना, तो एल बराबर क्या होता है आर थीटा, अगर यहाँ से डी एल निकालना चाहेंगे तो आर r डी थीटा, तो यहाँ पर कर लेंगे लैम्डा आर डी थीटा। रेडियस a भी बने। हाँ रेडियस यहाँ पर हम लोग का ए है, तो ये हो जाएगा के इंटू कितना, लैम्डा ए डी थीटा बाई ए स्क्वायर ना, मतलब कि डी हम लोग का आ रहा है इज इक्वल टू ए से एक तो कैंसिल हो जाएगा, के इंटू लैम्डा डी थीटा बाई ए। अगर यहाँ से ई निकाल ले तो इंटीग्रेट करना होगा ना, ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाई ए, ठीक है ना, ई इंटू डी थीटा। कहाँ पर हम लोग गलती की है, एक तो डी का जो वैल्यू आएगा इतना आएगा, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है डी साइन थीटा, है ना। एक्चुअली डी का वैल्यू इतना आया ना, हम लोग को जो डी साइन थीटा चाहिए, हम लोग का जो ई टोटल होगा ना, इसको मिटा देते हैं, हम लोग का जो ई टोटल है वो डी साइन थीटा के बराबर है। डी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी थीटा बाई ए इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। इसमें से क्या क्या बाहर निकल जाएगा, के लैम्डा बाई ए बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, या फिर इक्वल टू के लैम्डा बाई ए, साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के पाई तक 180 डिग्री ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू के लैम्डा बाई ए, एक बार पाई रखेंगे तो कितना आएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस वन और माइनस माइनस प्लस, क्या हो रहा है, ये वाला प्लस आ रहा है, -1 है और माइनस 2 के लैम्डा बाई ए आ रहा है ना, यही ना। अब 2 के लैम्डा बाई ए का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें, 2 के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, तो आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये वाला। इसमें दिक्कत कहीं पर कुछ नहीं है, बस ये छोटा छोटा चीज़ जो है ना, जो छोटा छोटा फार्मूला यूज करना पड़ रहा है ना, बस वो खाली ध्यान में रखना है, वो अगर ध्यान में रहा तो फिर वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ एलिमेंट कैसे लेना है, फिर इस डीएल को भी रिप्लेस करना है, क्योंकि थीटा के अनुसार वैरी कर रहा है, थीटा के टर्म में सब कुछ को लेकर के आना है। ये वाला डेरिवेशन ही याद रखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन इसका याद रहेगा ना, तो मतलब फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का कोई और क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा हम लोग से, और डायरेक्ट तो पूछने वाला है नहीं, वो गलती से 2 बार पूछ दिया है। हाँ बस ये वाला याद रखना है, ये कैसे कैसे जूम करना है, बस खाली यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब,
of side A. Side A, if a point charge of Q is at one of its corner. Corner पर रखा हुआ है, कॉर्नर पे कितना होता है? 3 साइड से जाएगा बस बाहर। और तीन क्यूब के कॉर्नर पर रखा हुआ है, कॉर्नर पर जब रखा रहता है तो 8 हो चाहिए। क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। जैसे यहाँ पर अगर रखा हुआ है ना, बाकी 4 हाँ अगर यहाँ रखा हुआ है ना तो एक यहाँ, एक पहले नीचे से 4 को देंगे और फिर ऊपर से 4 को देंगे, तब जाकर वो पूरा बंद होगा। क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 4 को नीचे 4 को ऊपर, तब जाके वो बीच में बंद होगा कॉर्नर पर। हाँ स्फीयर के अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है ना, इफ रेडियस इज डबल्ड, बोल रहा है रेडियस डबल, डिपेंड ही नहीं करता। रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, रिमेन द सेम ना, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ही रह जाएगा। ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। फाइल द फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। बी से बोला कि टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा है ना वो कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। इधर से फ्लक्स 5 दे दिया है, इधर का नहीं दिया है, इधर का नहीं दिया है। द फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेन सरफेस ए, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकालना है। ट्राई करिए तो इसको, नहीं आ रहा है। फाइव ए प्लस 5b प्लस 5c क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। 5a बराबर 5c, ये दोनों तो इक्वल होगा ना, तो 2 इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस 5e। 5e का वैल्यू 5 दिया है ना, 5 इज इक्वल टू 1/2। ये आ रहा है ना ये नहीं सोचना सॉल्व कर काफी सिंपल था, बस थोड़ा सा ट्रिक यूज किया है। लगेगा कर्व और प्लेन सरफेस का एक साथ। सबका अलग अलग एरिया, हाँ, वो नहीं। एरिया लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा है ना। इसका फ्लक्स अलग होगा, इसका अलग होगा ही ना, वो दोनों का अलग। अलग हुआ तो अलग लिखा भी है। सरफेस ए से जो फ्लक्स पास होगा वो तो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? परपेंडिकुलर यहाँ से निकलेगा नहीं, वो जीरो तब होता है ना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कि इधर से पास हो रहा है, Perpendicular ये तो ऑलरेडी अंदर में है, तो अंदर में तो हर जगह से परपेंडिकुलर निकलेगा। पॉइंट चार्ज से चारों तरफ। पॉइंट चार्ज से तो हर तरफ से निकलता है ना। Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ Q, फिर से क्यूब दिया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस, Q बटा 4 एप्सिलॉन नॉट ना, 6 Q बाई 6 एप्सिलॉन, क्योंकि 6 फेस होगा ना, 6 फेस से निकलेगा। Q बाई 6 कौन सा दिया है? ये तो ऑप्शन इस टाइप से करके दिया है ना। बी आंसर हो जाएगा। आंसर इजी दे रहा है तो। Q is placed at the center of Q. The flux coming out from each face. फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया है ना, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। माइक्रो में है तो 10⁻⁻6। इसमें कॉर्नर पर है Q बाई 8। 8 हो जाएगा। रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, सर ये अभी पहले कुछ पीछे किए थे, ये सब रिपीट ही हो रहा है। फ्लक्स वाला कहाँ से बनाएगा उतना सारा, रिपीट ही हो रहा है बार बार सारा। बस यही। इससे क्यों पूछेगा और इससे ज़्यादा और क्या करेगा वो। 27 हो गया। उसके बाद ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L। फिर से क्यूब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। कहाँ पे रखा है इस बार? लेंथ L साइड पे रखा है इस बार। यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको बंद करने के लिए कितना सारा क्यूब चाहिए? एक नहीं 4। एक 4 ऊपर नीचे साइड पीछे। हाँ ऊपर एक ठो रखेंगे और 2 ठो पीछे रख देंगे, बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, Q बटा 4 एप्सिलॉन नॉट ना। एक से पूछा है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द एक क्यूब, 1 क्यूब, तो 1 क्यूब से Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है ऑप्शन। सेंटर ऑफ ए
क्यूब सेंटर पर रखा है, यहाँ रखा है, हाँ सेंटर पर रखा है, तो सिर्फ तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एल देने का कोई मतलब ही नहीं है। वही एल देकर कंफ्यूज किया, एल का तो कोई जरूरत ही नहीं है, सेंटर में बोल रहा है क्यूब क्या रखा हुआ है। तो सिर्फ ए वाला आंसर हो जाएगा। ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हॉलो है, मेटल का है, आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अब आर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है ना। पूछा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। अगर हम इसका बनाएंगे ग्राफ, तो यहाँ तक तो जीरो आएगा, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देता है जैसे जैसे दूर जाएंगे। तो इसके अनुसार देख लेते हैं कौन सा होगा। डिक्रीज एज आर इंक्रीज फ्रॉम आर लेस देन आर, मतलब बोल रहा है कि जैसे जैसे आगे, डिक्रीज वाला तो हटा ही देते हैं, हाँ जीरो वाला में आ जाते हैं सीधे। जीरो एज आर इंक्रीज फ्रॉम आर लेस देन आर, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज, ये वाला सही है। बाद में डिक्रीज होना चाहिए, शुरू में जीरो बाद में डिक्रीज, ठीक है। ये वाला ग्राफ याद रख लेना है सबका, ठीक है ना। अभी तो सर इससे हम डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं, अंदर तो जीरो रहेगा और बाहर जितना दूर जाएंगे हम Decrease. पॉइंट चार से दूर जाते रहेंगे, आर डिस्टेंस बढ़ता हाँ जाएगा, हाँ, बाहर के लिए इसको पॉइंट चार्ज ही कंसिडर कर, कम होते जाएगा। बाहर के लिए पॉइंट चार्ज ही कंसिडर कर लेते हैं। ये याद रखना होगा सबका, ये जो ग्राफ है जो बनता है ना, किसका किसका, एक हॉलो स्फीयर हो गया और एक सॉलिड स्फीयर हो गया, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल का ग्राफ। और एक कंडक्टर के केस में, एक नॉन कंडक्टर के केस में। पहले अगर हम लोग हॉलो स्फीयर की बात करें, तो हॉलो में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ये जीरो, फिर मैक्सिमम, ये तो सेम होता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ना, और पोटेंशियल और डिस्टेंस का अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और उसके बाद घटेगा ना। और उसका अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर ले लेंगे, तो सॉलिड स्फीयर में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के केस में। यहाँ पर मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज करेगा। यहाँ पर आर हो गया ये, और उसके बाद सेंटर पर मिनिमम होगा, सर सेंटर पर जीरो ही हो जाएगा ना, अंदर कोई चार्ज तो इनक्लोज होगा नहीं। जीरो होता है क्योंकि सब तो चार्ज बाहर आ जाएगा ना, कंडक्टिंग वो कंडक्टर के केस में नॉन कंडक्टर है, हाँ नॉन कंडक्टर स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर सेंटर पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर चार्ज इनक्लोज होगा ही नहीं, गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर निग्लेजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा ना, वैसे वैसे चार्ज इनक्लोज ज़्यादा होगा गॉसियन सरफेस के अंदर। गॉसियन सरफेस लेके ही तो उसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, चार्ज इनक्लोज बढ़ता जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज हो गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा डिस्टेंस की वजह से। इधर जो बढ़ रहा था चार्ज की वजह से बढ़ रहा था अंदर में, और बाहर जो घट रहा है वो डिस्टेंस की वजह से घट रहा है। उसके बाद अगर इसका हम लोग पोटेंशियल देखेंगे, तो सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल जीरो होता है तो हम कंडक्टिंग सेंटर पर मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो ये वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का पोटेंशियल का ऐसे हो जाता है, ये वाला इस टाइप का पोटेंशियल और डिस्टेंस। मतलब स्टार्टिंग में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो बस ये चार फिगर याद रखना है, ठीक है ना। और ये जब भी हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं ना, तो ध्यान रखना है नॉन कंडक्टिंग ही होता है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कभी नहीं पूछता है, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पूछेगा तो फिर वो हॉलो स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ना। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, दो ठो लाइन चार्ज है विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है। अभी जो कैपेसिटर वाला हम लोग प्रूफ किए थे ना, वही वाला दिया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, तो लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
और इसके वजह से भी लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही ना, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आता है। एक बार चेक कर ले, चेक कर लेते हैं। जैसे ए लाइन चार्ज डेंसिटी, यही ना, इसके वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पर। हम लोग क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस बनाते थे इस टाइप से ना। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद हम लोग जानते हैं ई डी एस, ई इंटू डी एस बराबर चार्ज इनक्लॉल्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई इंटू डी एस इसका कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल। अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ एल है तो ये 2 पाई आर इंटू एल। और चार्ज बराबर कितना होता है, लैम्डा इंटू एल, क्यू बराबर लैम्डा एल ना, लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लैम्डा बटा 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यही बस यूज करना है हम लोग को। ये आता है उसके केस में लेंस शीट वाला, ये हटा देते हैं। लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करना है, लैम्डा बटा 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा ऐसा दो है पॉजिटिव, अगर इसको पॉजिटिव मान के चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये निगेटिव है तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो बस हम लोग को दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो लैम्डा बटा 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, लैम्डा बाई कितना आ जाएगा, पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही ना, लैम्डा बाई पाई आर एप्सिलॉन नॉट कहाँ पर दिया है, डी। ठीक है, मतलब अगर हम लोग को फार्मूला ना भी याद है तो भी 1 मिनट में 2 मिनट में सॉल्व कर ही लिए हम लोग, इतना तो टाइम रहता ही है। फार्मूला बहुत दिन तक फिर याद करते रहना पड़ेगा, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा। हाँ सिंपल, वही गॉस लॉ सिंपल यूज कर लिए, तुरंत 1 मिनट में तो निकल जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड 3r/2, यहाँ पर पूछा है 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज E। बोल रहा है कि इसके वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2, बोल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही हो जाएगा, इंसर्ट 0 होता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कोई चार्ज अंदर में बंद हो नहीं रहा है, चार्ज बंद नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आंसर ये हो गया। ये चीज बता रहा है कि चार्ज है इस पर, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब कि इस पर चार्ज है, लेकिन अंदर है नहीं तो फिर उसके बाद क्या है, ए हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। ये हॉलो स्फीयर है ना, इस पर चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर मतलब ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है लेकिन हॉलो है, अंदर में पूरा खाली है। इंसुलेटेड भी दिया है, हॉलो इंसुलेटेड और कंडक्शन स्फीयर। इंसुलेटेड मतलब फिर ये हो जाएगा कि अंदर में कॉपर वायर है और बाहर में ऊपर से प्लास्टिक का वायर लगाया हुआ है, बाहर से कवर कर दिया है इसको। अंदर वाला पार्ट ऑफ कंडक्टिंग, ये वाला को नॉन कंडक्टिंग। हालांकि ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला है। गॉसियन सरफेस अगर हम बनाएंगे तो कोई चार्ज बंद होगा नहीं, बंद नहीं होगा तो फिर 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी देना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अंदर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते थे यहाँ पर, E डॉट ds q इनक्लॉल्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E तो ठीक है, ds निकाल लेंगे 4 पाई r² करके क्योंकि इसका रेडियस पता है, लेकिन जब q लिखने का बारी आएगा तो 0 लिखना पड़ेगा।